नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है पेपर 6 से पुनः एक क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें। इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति किस प्रकार सहायक होगी। एक बार पुनः आप लोग क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारणों का उल्लेख करें। इसे नियंत्रित करने के लिए राज्य की नई जनसंख्या नीति 2021 से 23 जो उसकी समयावधि है किस प्रकार सहायक होगी। तो इस प्रश्न में देखिए पहली मतलब दो डायमेंशन है, दो चीजें पूछी जा रही हैं आप लोगों से। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो उन कारणों का आपको उल्लेख करना है। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति जो लाई गई है तो उसकी भूमिका को बताना है कि किस तरीके से ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक होगी। तो यही आपका प्रश्न है और इसके दो डायमेंशन है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देश की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जबकि देश का कुल क्षेत्रफल में प्रदेश का हिस्सा मात्र 7.33 ही है। मतलब यहाँ अगर आप ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बड़ी जनसंख्या है, जो भारत के करीब भारत की जनसंख्या का 16.5% है। और अगर ब्लैंड की बात देखा जाए तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33% की लैंड जो है वो उत्तर प्रदेश के पास है। और इसी पे कितनी जनसंख्या रहती है, तो 16.5% जनसंख्या रहती है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ का जनघनत्व तो कितना ज्यादा है और यहाँ देश की कितनी बड़ी जनसंख्या निवास करती है। ये जो आंकड़ा है 19.98 करोड़ करीब 20 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में तो करीब जो जनसंख्या है वो 24 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिर अगला देख लीजिए 2001 से 11 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.22% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितना है, वो 20.22% है, जबकि राष्ट्रीय जो दर है वो 17.77% है। तो मतलब भारत की जनसंख्या की वृद्धि का जो दर है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर से नीचे है। तो वही आप यहाँ दिखा रहे हैं कि वाकई में यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है। तो आपने इंट्रो में दिखा दिया, जनसंख्या की स्थिति को बता दिया। अब जो दूसरा इसमें है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, सबसे जो पहला कारण है, जैसे कहा जा रहा नहीं कारणों का उल्लेख करो, सबसे पहला कारण है कि कम उम्र में विवाह होना। वैसे तो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, लेकिन अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 15-16 साल की लड़कियों का विवाह हो जा रहा है। तो यदि कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो रहा है तो एक बहुत बड़ी मतलब उनकी भूमिका रहती है कि वो ज्यादा बच्चा पैदा कर देते हैं, क्योंकि उनको एक लंबा ड्यूरेशन मिल जाता है। और दूसरी चीज शिक्षा नहीं होती है, अवेयर नहीं होती। सोचिए जब एक बच्ची 15-16 साल की बच्ची खुद बच्ची होती है और वो दुर्भाग्य से किसी बच्चे को जन्म देने वाली कंडीशन में आती है तो उसको कितनी मैच्योरिटी रहेगी। तो वो एक तरीके से जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर के भी ठीक नहीं है।
और जनसंख्या वृद्धि के कारण में तो प्रमुख है ही है। फिर जो दूसरा बहुत प्रमुख कारण है कि पितृसत्तात्मक समाज के कारण पुत्र की चाहत। जैसे जो हमारी सोसाइटी है या जो हमारे धर्म ग्रंथ है, वहां भी कहीं न कहीं जो है पुत्र को ज्यादा महिमा मंडित किया गया है कि भाई यदि अ, व्यक्ति की अगर पुत्र नहीं होगा तो वो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पाएगा। मतलब उसमें ये है कि भाई संतान होना चाहिए, वो भी पुत्र संतान होना चाहिए। हमारा श्राद्ध कर्म या जो भी चीजें होती है जब आदमी की डेथ होती है तो वो पुत्र ही करे। हालांकि अब ये सब मिथक टूट रहा है, अब तो पुत्रियां भी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि जो धार्मिक मान्यताएं थी उसके बाद फिर चूंकि पितृसत्तात्मक समाज है तो मैन को ज्यादा भूमिका मिल मिल रही है, तो इसीलिए सबकी चाहत होती है कि भाई बेटा हो जाए, बेटे की चाहत। तो ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है, क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी दंपत्ति को शुरुआत में 2 बेटी हो गई तो उनको फिर बेटा चाहिए, तो फिर 3 बेटी हो गई। बेटे की चाहत में मैंने तो देखा है आसपास की 6-6, 7-7 बेटियां लोग पैदा कर लेते, तब जा करके कहीं एक बेटा होता है, और वो महानालायक बेटा होता है। समझ लीजिए कि 6-7 बेटियों पे जो बेटा पैदा होता है उसके नाज नखड़े, मतलब सही बताएं तो वो ना ही हो तभी ठीक है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सत्तात्मक समाज का पुत्र की चाहत। फिर आगे देखिए, धार्मिक अंधविश्वासों तथा धर्म का जनसंख्या नियंत्रण में सहायक न होना। वही धार्मिक अंधविश्वास, भाई धर्म में जो है वो पुत्र को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, कर्मकांड में भी पुत्र को वरीयता दी जाती थी, तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर ग्रामीण लोगों में यह विश्वास नहीं होना कि उनका बच्चा भविष्य में जीवित रहेगा, एक बहुत बड़ी कारण है। जैसे होता नहीं है कि अभी भी समाज में यदि एक बेटा या बेटी किसी को है, अगर वो नहीं चाहते हैं कि भाई हम दूसरा बच्चा न करें, तो समाज के लोग कहते हैं अरे एक एक बेटा है या एक बेटी है, पता नहीं कल को क्या हो जाए उसको, तो तुम्हारा फिर आगे वंश नहीं चलेगा, तुम्हारा वंश वृद्धि नहीं होगी, तो कम से कम एटलीस्ट 2 तो कर लो। और अगर 2 बेटा हो, अगर एक बेटा एक बेटी है, तो बहुत ज्यादा लोग दिमाग देते हैं कि नहीं कम से कम एक बेटा और हो जाए, कि अगर एक बेटा को, भाई बेटी क्या है वो तो पराया धन होती है, उसको तो आप भेज देंगे, बेटा जो है वो बुढ़ौती में जो है आपका लाठी बनेगा, सहारा देगा। तो फिर दूसरे बेटे की भी चाहत होती है, तो बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि अगर एक बेटी है तो 2 बेटे का लोग प्रयास करते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि भाई जो है असुरक्षा की भावना, कि बच्चा हमारा जीवित रहेगा कि नहीं। और ये चीजें आज के 20 साल 25 साल पहले बहुत ज्यादा होती भी थी। आप देखते होंगे कि एक दंपत्ति है, उनके 6-7 बच्चे हुए, 7-8 बच्चे होते थे पहले, और उसमें जीवित कितने रहते थे, 1-2। उसका कारण था कि जो बहुत सी ऐसी बीमारियां थी, उस समय इतने टीके डेवलप नहीं थे, तो वो बहुत सी बीमारियों, भाई जो नवजात बेबी होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो कोई भी बीमारी से उसकी डेथ हो सकती है। भाई आज तमाम तरीके के टीकों की व्यवस्था हो गई है, बच्चा जब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तभी से उसकी केयर की जा रही है, समय समय पर उसको उसको टीके लगाए जाते हैं। तो जो डेथ करने का जो चांस जो पहले था वो काफी हद तक घट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी जो मानसिकता है वो नहीं बदली है, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी नहीं बदली है। उनका यही लॉजिक है कि पता नहीं ये एक बच्चा है मेरा, आगे चल के सरवाइव करेगा कि नहीं, एक और कर लेते हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर अधिक बच्चों के जन्म के पीछे यह धारणा कि भविष्य में वो कमाई का जरिया बनेंगे। देखिए जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनका ये प्रयास रहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा कर दें, तो वो ज्यादा वर्क करेंगे, तो उस ज्यादा वर्क से क्या होगा कि एक आय का स्रोत बन जाएगा। लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए कि आप ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो क्या आप उनको एक बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बेहतर एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो वो काम क्या करेंगे, वही लेबर क्लास का काम कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं यदि शिक्षा ही आप उनको नहीं दे पाएंगे, शिक्षित ही नहीं कर पाएंगे,
तो वो बहुत बड़ी नौकरी नहीं पा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते। तो जो आपका 10 बच्चा मिलके कमाएगा, अगर कोई एक शिक्षित बच्चा निकल गया, आप उसकी परवरिश अच्छा से कर दीजिए तो वो 10 बच्चों पे भारी पड़ जाएगा। तो वही है कि कॉन्सेप्ट कि भाई ज्यादा बच्चे रहेंगे, तो ये हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये धारणा है। फिर साक्षरता की कमी, जिसके कारण जनसंख्या कम करने की चेतना का अभाव। वही है जो मैंने अभी पहले बताया कि लोग साक्षर नहीं हैं, तो इसीलिए जनसंख्या को कम करने के लिए उतना सोचते नहीं है। आज भी लोगों को लगता है कि ये तो ईश्वर की देन है, यदि बेबी आ गया घर में, मतलब भाई तो महिला प्रेग्नेंट हो गई, तो ये मैन की भूमिका नहीं है, फीमेल की भूमिका नहीं है, ये तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीजें हैं। तो कहीं न कहीं जो धार्मिक अंधविश्वास है, तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त वैज्ञानिक सुविधाओं का अभाव। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की आम लोगों तक पहुंच नहीं। देखिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बहुत ज्यादा, कि भाई जनसंख्या नियंत्रण जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो विश्व में भारत द्वारा सबसे पहले चलाया गया था। लेकिन आज हमारा जो है भारत जो है वो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया। सोचिए, परिवार नियोजन के प्रति सबसे पहले अगर कोई सचेत हुआ था विश्व में, तो भारत देश हुआ था। और आज भारत की ही स्थिति ये है कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हम बन के रह गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण वही है कि कहीं न कहीं लोगों की जो सोच है अभी भी इसके प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर लोग जान रहे हैं तो लोग उसको लेकर के सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है अभी भी परिवार नियोजन के उपायों से अवेयर नहीं है, मतलब वो उतने उसको लेकर के जागरूक नहीं है, या हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो मशीनरी है वो वहां तक डिलीवर नहीं कर पा रही है, लोगों को समझा नहीं पा रही है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को ठीक से। तो वही इसमें कहा जा रहा है। फिर बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं के साथ बाल मृत्यु दर में कमी होना, जबकि जन्म दर का उच्च होना। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब शिक्षा जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के टीकों के माध्यम से जो बाल मृत्यु दर को है उसको काफी कम कर लिया गया है। लेकिन लोगों की सोच में अभी भी है कि पता नहीं आगे सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा हमारे कुल का दीपक। तो उसको बचाने के लिए भाई एक दीपक से काम नहीं चलेगा, एक दो और कर ले। तो वही यहाँ है। तो बाल मृत्यु दर में तो कमी आ रही है, लेकिन जन्म जो दर है वो अभी भी एक तरीके से अगर बढ़ नहीं रहा तो घट भी नहीं रहा है, वो यथावत बना हुआ है। तो वही इसमें कहा जा रहा है। और जो सबसे लास्ट में एक है कि गर्म जलवायु, जो हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म जलवायु है, जो एक तरीके से ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अनुकूल होती है ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो नॉर्वे है, नीदरलैंड, या जो भी इस तरीके के जो प्रदेश है जहाँ खूब ठंड पड़ती है, तो वहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। जापान ओपान में तो ये स्थिति है कि लोग वहाँ नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो उसके कई कारण हैं, बहुत लोग शिक्षित हो गए हैं तो लोग परिवार नियोजन की तरफ मूव किए। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट का भी होता है कि जो भारत क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि जो फीमेल होती है वो कंसीव जल्दी कर लेती हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि जलवायु भी हमारे एक तरीके से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में एक सहायक की ही भूमिका निभा रहा है। तो ये सब जो सम्मिलित कारण हैं वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, आप इनकी चर्चा कर दीजिए। फिर आगे आपको बताना है कि जो हमारी प्रदेश सरकार जो नीति लाई है। अच्छा हाँ, पहले तो आप लोग इसको देखिए, ये समृद्धि आईएएस के हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पीडीएफ बना के भेजिए, हम उसको चेक कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। टेलीग्राम बहुत उपयोगी है, आप लोग इससे जरूर जुड़िए। और ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसको आगे बढ़ाइए, ये हमारा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो ये देख लें। हाँ, अब ये देखिए जनसंख्या नियंत्रण में नई जनसंख्या नीति 2021-23 की भूमिका।
क्योंकि प्रश्न में दो पक्ष था, मैंने पहले बता दिया, तो पहले पक्ष को आपने डिस्कस कर लिया कि कारण क्या थे। अब जो जनसंख्या नीति 2021-23 लाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा, वो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए क्या उपाय इसमें किया गया है, उन्हीं सब की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, इस नीति के तहत राज्य में कुल प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को वर्ष 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब यहाँ जो है इस नीति के माध्यम से जो सबसे पहला प्रयास हो रहा है कि जो TFR रेट है उसको जो है 2026 तक 2.1 तथा 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर ये देखिए अगला जो है, शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 43 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे बच्चे जो डेथ करते हैं, जो शिशु होते हैं, जो 0 से 1 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं, तो उनके जो डेथ को रोकने की बात की जा रही है। और जब उनके डेथ की बात रुक जाएगी तो लोगों में एक विश्वास बनेगा। जो मैंने पहले कहा कि एक समस्या है कि लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं बच्चा सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, उसका जीवन जिएगा कि नहीं। तो वही इसमें प्रयास किया जा रहा है कि भाई कुछ ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए कि जो एक तरीके से एक गारंटी दे दंपतियों को कि नहीं, आपका बच्चा यदि पैदा हो गया है तो वो स्वस्थ रहेगा, आगे उसका जीवन बेहतर रहेगा। तो वही इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि 2030 तक इसको 22 पर करने का लक्ष्य है, और वर्तमान में है कितना, 43। तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। फिर अगला जो है, संस्थागत प्रसव की दर 2026 तक 80% तथा वर्ष 2030 तक 90% करने की योजना। वर्तमान में संस्थागत प्रसव जो है वो 67.8% है। मतलब यदि वर्तमान में यदि देखा जाए तो अभी जो संस्थागत प्रसव है वो 67.8% है। उसका जो प्रयास किया जा रहा है कि 2026 तक ये 80% हो जाए और 2030 तक जो आते आते इसको 90% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्थागत प्रसव से तात्पर्य यही है कि मतलब जो डिलीवरी हो वो संस्थागत संस्थाओं में हो, जैसे जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए जाए हॉस्पिटल हो या निजी हॉस्पिटल हो, मतलब वो एक तरीके से देख रेख में हो। ये नहीं है कि बस गांव की 4 महिलाएं इकट्ठा हो गई डिलीवरी करा दो। तो उसमें क्या होता है कि जो मात्र मृत्यु दर जो बिहार, यूपी या झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में है, तो वही है कहीं ना कहीं संस्थागत प्रसव की पहुंच नहीं है। अभी लोग अभी भी गाँव में क्या होता है कि गांव की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो एक तरीके से आती हैं और प्रसव कराने का प्रयास करती हैं, जनरली सफल भी होती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केस होते हैं कि उसमें जो है जच्चा बच्चा की जान को खतरा बन जाता है। तो वही प्रयास किया जा रहा है कि ये जो संस्थागत प्रयास हो कि 90% तक 2030 में लाने का लक्ष्य रखा गया है। फिर मात्र मृत्यु दर जो वर्तमान में 197 है। अब सोचिए मात्र मृत्यु दर जो 197 है, और ये क्यों है, तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है वही संस्थागत प्रसव का ना होना। भाई यदि डॉक्टर की देख रेख में कोई महिला बेबी को जन्म दे रही है तो वो उसके जीवन को और बेबी के जीवन को बहुत ज्यादा सुरक्षा रहेगी। भाई कुछ दिक्कत होती तो डॉक्टर अवेलेबल है। लेकिन अब गांव की यदि महिलाएं ऐसा प्रयास कर रही हैं तो यदि कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो क्या प्रयास कर पाएगी। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि मातृ मृत्यु दर जो वर्तमान में 197 है, इसे वर्ष 2026 तक 150 और वर्ष 2030 तक 98 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश सरकार की। फिर आगे देख लीजिए, इस नीति के तहत औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66 वर्ष तथा 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब जो जीवन प्रत्याशा है कि जो प्रदेश के व्यक्ति के जो जीवन है तो उनका जो औसत हो वो 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 69 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसमें जो अगला प्रयास किया जा रहा है,
आधुनिक गर्भ निरोधक उपाय अपनाने की दर को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 52% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 के अनुसार 31.7 है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि परिवार नियोजन को लेकर के हम सबसे पहले, मतलब हमारा जो देश है वो सबसे पहला प्रयास करने वाला देश है, और अभी भी जो हमारा परिवार नियोजन की जो पहुंच है वो मात्र 31.7% दंपतियों के पास है। यदि 100 दंपत्ति पूरे देश में है तो 31.7% तक ही है, और सारी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और जो हमारा लक्ष्य 2030 तक वो 52% तक पहुंचने का लक्ष्य है। हालांकि इस लक्ष्य को मैं बहुत महत्वाकांक्षी नहीं कहूंगा, यहाँ तो 100% होना चाहिए, फिर भी सरकार प्रयास कर रही है, और हो सकता है कि जो इसकी अगली जनसंख्या नीति हो उसमें इस चीज को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत कम है 31.7, और लक्ष्य कितना रखा गया है 52%, जहां संस्थागत प्रसव को 90% तक का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ भी, और ये तो और भी ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है कि यदि जो गर्भ निरोधक जो उपाय हैं इसको यदि सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जनसंख्या नियंत्रण का सबसे मतलब महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा सरकार का होगा कुछ, लेकिन हमको लग रहा है कि आगे ये लोग सुधार करेंगे। फिर सरकारी कर्मचारियों जिनके पास 2 या 2 से कम बच्चे हैं, उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि की व्यवस्था की गई है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है कि जो सरकार में लोग हैं, जो सरकार में शामिल है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अगर उनके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो उनके वेतन में वृद्धि की बात कीजिए, उनका इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगा, उनको पदोन्नति में भी व्यवस्था दी गई है। तो ये अच्छा पहल है। और फिर जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, भाई सभी सरकारी कर्मचारी तो नहीं हो सकते, तो वही है कि जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह दंपत्ति नई जनसंख्या नीति का पालन करते हैं तो उन्हें गृह ऋण, पानी आदि के टैक्स से छूट मिलेगी। मतलब जो सरकारी लोग नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन इस नई जनसंख्या नीति का पालन कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के टैक्स, जैसे होम लोन में छूट मिलेगी, या जो पानी का टैक्स होता है उस समय छूट देने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार और भी प्रयास कर रही है। तो ये सब चीजें हैं, आप दिखा दीजिएगा यहाँ। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि नई जनसंख्या नीति में प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। आवश्यकता अब इसके सफल क्रियान्वयन की है। मतलब आपने देखा कि नई जनसंख्या नीति जो 2021 से 23 के बीच काम करेगी, उसमें कितना महत्वपूर्ण पहलुओं को उठाया गया है, आपने पीछे देखा ही। और वाकई में अगर इसका सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, सही से क्रियान्वयन हो जाए, तो ये प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन ये मील का पत्थर तब साबित होगी जब इसका सफल क्रियान्वयन हो सके, क्योंकि बहुत समस्या एक निकल के आती है कि हम योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाते हैं, और लेकिन जब उसके धरातल पे उतारने की बात होती है तो वहाँ हमारी वो तत्परता नहीं दिखती। चाहे वो राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कह लीजिए, या बहुत सी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। तो अगर इन सब चीजों से इस योजना को बचा लिया गया और इसको धरातल पे उतार दिया गया कायदे से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी योजना साबित होगी जनसंख्या नीति को नियंत्रित करने के लिए। निष्कर्ष हमेशा जो है आपका एक सकारात्मक होना चाहिए। कभी कभी हम कॉपी चेक करते हैं तो कुछ बच्चे जो है बहुत सी नकारात्मक चीजें, देखिए सरकार की व्यवस्था में आप जाना चाहते हैं तो सरकार की किसी भी चीज की मतलब इस तरीके से आलोचना मत करिए कि वो आपके लिए हानिकारक साबित हो, तो इसका बहुत ध्यान रखिए। इसलिए निष्कर्ष तो हमेशा ही सकारात्मक रहे, एग्जामिनर भी पढ़ता तो उसको अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, आगे आप लोग देख लीजिए। देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं का संक्षेप में उल्लेख करें। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये मेरा जस्ट पिछला वीडियो है, आप लोग इसको जरूर देखें।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि मेंस में होता क्या है कि जब आप योजनाओं को लिखने जाते हैं तो आपको प्रदेश की योजनाएं याद नहीं आती हैं, आपको वही देश की जिसका खूब प्रचार प्रसार होता है वही सब योजनाएं याद आती हैं। और पूछता चूंकि वो प्रदेश से संबंधित है तो वो योजनाएं आप लिख के नहीं आ पाते हैं। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको जरूर देखें। और इसका जो वीडियो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है, यूट्यूब पे तो है ही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।